Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत सूरजपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीआई से लेकर एसपी, आईजी को खुलेआम धमकी दी है। कहा है कि सरकार आती है जाती है मगर टीआई समझ लें, हमारी भी सरकार आएगी, सब कुछ याद रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। दीपक बैज, टीएस सिंहदेव धरने पर बैठे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सीधी चेतावनी, सीधी धमकी टीआई से लेकर एसपी और आईजी को दी है। कहा है कि सरकार तो आती जाती है मगर टीआई ये समझ लें कि हमारी भी सरकार आएगी, तब ये पूरा प्रकरण याद रखा जाएगा। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। दीपक बैज, टीएस सिंहदेव कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या धमकी दी है भूपेश बघेल ने, सुने आप। इस चुनावी रणभेरी में विश्रामपुर की जनता जनार्दन के प्रत्याशियों के लिए पंजा छाप का बटन दबाने की अपील करते हैं। यदि टीएस सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी। फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। जिला उपाध्यक्ष पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, कटार वो लहरा रहे थे, इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और पिछले 3 दिनों से जो पूरा विवाद चल रहा है, जिसमें सबसे पहले दीपक बैज की एंट्री होती है, टीएस सिंहदेव वहां पहुंचते हैं, धरना देते हैं। ये भी अब चेतावनी दी है कि अगर एफआईआर रद्द नहीं की गई जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ तो फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। लेकिन अब भूपेश बघेल, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि सरकार तो आती जाती है मगर टीआई समझ लें, हमारी सरकार आएगी ना तो याद रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। दीपक बैज, टीएस सिंहदेव ये सब धरने पर बैठे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है, ये कहा है भूपेश बघेल ने। सुने एक बार आप भूपेश बघेल ने क्या कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार तो आती जाती है मगर टीआई ये समझ लें कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी ये पूरा प्रकरण याद रखा जाएगा। टीआई को खास तौर पर कह दिया कि सरकार तो बदल जाएगी, हमारी भी सरकार आएगी, लेकिन ये केस हम याद रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नितेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितेश, ये पूरा विवाद लगातार चल रहा था और अब जो हालात बने हैं, भूपेश बघेल की एंट्री होती है और साफ चेताया है टीआई को कि सरकार तो बदल जाएगी, लेकिन हम इस केस को नहीं भूलेंगे, हमें याद है पूरा केस। बिल्कुल, देखिए जैसे कि 2 दिनों से लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, ऐसे में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एंट्री होता है। उन्होंने चुनावी जो सभा है वहां पे खुले मंच में उन्होंने वो धमकी देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि टीआई याद रख ले, साथ ही एसपी और आईजी याद रख ले, ये दिन को भूला नहीं जाएगा और सरकार आती जाती रहती है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे खुले मंच में वो धमकी देते हुए नजर आए हैं और कहा है कि टीएस सिंहदेव, दीपक बैज आमरण अनशन में बैठे हैं
तो कांग्रेस चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ऐसे में उस आम सभा के कार्यक्रम के दौरान खुले मंच पे धमकी देना, ये एक बड़ा बात हो जाता है कि ऐसे में खुले मंच में कांग्रेस कहना क्या चाहती है कि अगर सरकार उनकी आएगी तो जो पुलिसकर्मी अभी यहाँ पे तैनात हैं वो क्या उन पे क्या कुछ और जब सरकार आएगी इनकी तो कोई कार्रवाई ऐसी होगी। तो ऐसे में ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये जिस प्रकार से चुनावी सभा के दौरान ये सब देखने को मिल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं जो सियासी पारा है वो और चढ़ते जा रहा है। जी नितेश, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज रात भर यहीं रुकने वाले हैं क्या? देखिए, भूपेश बघेल जो है वो अब यहाँ से जा चुके हैं, अंबिकापुर निकल गए हैं, और दीपक बैज और टीएस सिंहदेव अभी आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक अब आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। उनकी 3 बिंदुओं की मांग है कि थानेदार को हटाया जाए, साथ ही जो फर्जी आर्म्स एक्ट लगाया गया है जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के ऊपर उसको हटाया जाए। तो ये 3 मांगों पे वो अड़े हुए हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इनकी क्या यानी दीपक बैज धरने पर बैठे हैं, टीएस सिंहदेव धरने पर बैठे हैं, तमाम कार्यकर्ता वहां पर हैं, भूपेश बघेल इस वक्त अंबिकापुर पहुंच चुके हैं। आप नजर बना के रखिएगा नितेश, अपडेट आपसे लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पारस नगर इलाके में चाकूबाजी हुई है। बदमाश साहिल खान और उसके पिता ने चाकूबाजी की है। परिवार के 3 लोगों को आरोपियों ने चाकू मारा है। घर के सामने नशा करने से मना करने पर चाकू मारा है। आरोपी साहिल और उसके पिता हिरासत में ले लिए गए हैं। एसीपी कोतवाली और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। गंज थाना इलाका पड़ता है जहां का यह मामला है। तो पारस नगर इलाके में चाकूबाजी हुई है। बदमाश है साहिल खान और उसके पिता ने ये चाकूबाजी की है। 3 लोगों को परिवार के आरोपियों ने चाकू मारा है। और बेहतर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, बताएं और क्या अपडेट है इस मामले में? हाँ, देखिए, ये वारदात जो है जो गंज थाना इलाके के पारस नगर में हुई है, जहाँ पे ये एक साहू परिवार रहता है। ये जो बिल्डिंग है यहाँ के 3रे माले पे एक साहू परिवार रहता है। और ये जो गेट है, इस गेट के सामने गाड़ी लगाकर जो साहिल खान है वो जो है यहाँ पे नशा करता है। इसी बात को लेके वो परिवार के द्वारा मना किया जाता था, लेकिन आज भी मना किया। उसी बात को लेके उसने और उसके पिता जो कह सकते हैं साहिल खान और उसके पिता इस्माइल खान द्वारा काफ़ी विवाद किया गया। विवाद इतना बड़ा कि ये जो अरुण साहू हैं उनको और उनके पत्नी रजनी और उनका जो बेटा है उसको सबको चाकू मारा है। अभी फिलहाल मौके पे एडीसीपी सेंट्रल, एसीपी कोतवाली समेत जो बल है देवेंद्र नगर और गंज थाना इलाके का वहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। एडीसीपी सेंट्रल साहब से भी मौजूद है। क्या घटना हुई है, क्या सूचना मिली और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? ये अभी यहाँ पे पारस नगर में 2 परिवारों के बीच में विवाद हुआ है और विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। इसमें सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पे पहुँच गई है और जो आहत हैं मेकाहारा में इलाज के लिए उपचाररत हैं। प्रार्थी पक्ष रिपोर्ट करने के लिए थाने में गया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। ये बताया जा रहा है कि साहिल खान का भी पुराना रिकॉर्ड है और वो उसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की थी उसके द्वारा ये कृत्य किए जाने के लिए। हाँ, इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि किसका रिकॉर्ड है और क्या है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी प्रकरण की विवेचना में सारी चीज़ों को लिया जाएगा। तो आपने सुना कि एडीसीपी सेंट्रल जो हैं वो कह रहे हैं कि आरोपी की पतासाजी की जा रही है, लेकिन एक बड़ी वारदात सामने आई है कि जो पारस नगर में बदमाश साहिल खान और उसके पिता इस्माइल खान के द्वारा चाकूबाजी की गई और एक परिवार पे हमला किया गया है। अरुण साहू बिल्कुल हैरान करने वाला मामला है तहसीन। अगर घर के सामने बैठकर नशाखोरी की जा रही है और मना करने पर चाकू से हमला कर दिया जा रहा है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वहाँ पर समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। नज़र बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे कुछ बड़े पॉलिटिकल अपडेट्स का। कर्नाटक की सियासत में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अगले कुछ दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं और हाईकमान डीके शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके बदले सिद्धरामैया को राज्यसभा का ऑफर मिला है ताकि उन्हें संगठन में अहम भूमिका दी जा सके। हालांकि इस समय उनका फैसला आना बाकी है। बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया को उन्हें पावर शेयरिंग के फॉर्मूले की जानकारी दे दी गई है। अब नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के अधिकांश नेता
डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चल रही बैठकों के बाद ये सहमति बनती दिख रही है कि नेतृत्व परिवर्तन जल्द किया जाए। अगर सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं तो डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक में नेतृत्व का नया चेहरा पेश करेगी। खास बात यह है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी तब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो 2.5 साल का फॉर्मूला लागू किया गया। हालांकि कभी भी सिद्धारमैया ने इस फॉर्मूले को स्वीकृति दी नहीं, न ऑन एयर मीडिया के सामने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हालांकि सिद्धारमैया 20 मई 2023 से कर्नाटक के सीएम बने हुए हैं। उन्हें सीएम पद पर 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस वक्त सबकी नजरें सिद्धारमैया पर। क्या फैसला वो लेते हैं? चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एमपी, यूपी और राजस्थान तीनों राज्यों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 11 बड़े निर्देश हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एमपी, यूपी और राजस्थान सरकार 1 साल में फॉरेस्ट गार्ड समेत सभी खाली पद भरें। 6 महीने में सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर युद्ध स्तर पर शुरू करें। बिना नंबर या फर्जी नंबर वाले वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए। अब केवल ड्राइवर नहीं बल्कि मालिक, फाइनेंसर, ठेकेदार सब पर बीएनएस और माइनिंग एक्ट में एफआईआर दर्ज हो। जब्त वाहनों और मालिकों के पुराने अपराधों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए। आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई की तो उच्च न्यायालय द्वारा ये बोला तीनों सरकारों से हल्फनामा मांगा है और कहा कि आप पॉलिसी बनाइए कि आप जो कर्मचारी हैं, वनकर्मी हैं, जो फर्स्ट लाइन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनकी भर्तियाँ कब करेंगे, जो वनकर्मी वगैरह हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और दूसरी बात, जब ये घटनाएँ हो जाती हैं इनके विरुद्ध जो इनके परिवार के लोग हैं, आप लोग मुआवजे की घोषणा करते हैं, इनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। उसके अलावा ये अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर अगर इलीगल माइनिंग में जब्त होता है तो आप उनके विरुद्ध राजसात करने की कार्रवाई करेंगे। अभी हम देश भर में इबोला वायरस को लेकर बढ़ती सतर्कता के बीच रायपुर के पंडरे स्थित जिला अस्पताल में विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संभावित संक्रमण से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने 4 बिस्तरों वाला एक खास आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है, जहां संदिग्ध मरीजों को सामान्य मरीजों से पूरी तरह से अलग रखकर इलाज उनका किया जाएगा। अस्पताल में संक्रमित मरीजों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए अलग से एंट्री और एग्जिट गेट तैयार किए गए हैं ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। इसमें अभी एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया है। जो विदेशों से आने वाले लोग हैं, अगर वो लक्षणों के साथ आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग करनी है और लक्षण दिखते हैं तो फिर उसको आइसोलेशन वार्ड जो जिला अस्पताल पंडरी में बनाया गया है वहाँ शिफ्ट करना है। बाकी जांचें वहाँ होंगी, तो ये व्यवस्था कर ली गई है। देश भर में बढ़ते इबोला वायरस के संक्रमण को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे अब इसकी स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है, इसके अलावा अस्पतालों में भी अलग से आइसोलेशन वार्ड जो है तैयार किया गया है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और राजधानी के जिला अस्पताल में आप देख पाएंगे किस तरीके से एक विशेष आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 बेडेड ये आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके लिए अलग से एंट्री और एग्जिट गेट बनाया गया है। किस तरीके से अस्पताल में फिलहाल तैयारी जो है की गई है, आइसोलेशन वार्ड की क्या विशेष चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। 4 बेडेड आइसोलेशन वार्ड है और प्लस इसमें हमने सामने की तरफ स्टाफ की एंट्री के लिए, डॉनिंग के लिए और स्टाफ जो भी और स्टाफ अंदर आएगा उसके लिए अलग से एंट्री है और पेशेंट के लिए बाहर से एंट्री की हुई है, जो कि एक आइसोलेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक्चुअली देखिए, एबोला को हम प्रॉब्लम मान ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अगर आप 10 पेशेंट देखते हो तो उसमें 5 की संभावना होगी कि उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए ये सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो जो थोड़े से केस जो थोड़े क्रिटिकल होंगे उनमें डेफिनेटली ऑक्सीजन की और भी सपोर्टिव चीज़ों की, जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है या कोई और चीज़ चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सारी तैयारियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों में भी अब आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ प्राची पांडे, IVS 24 रायपुर।
उज्जैन में आस्था और श्रद्धा का भव्य नज़ारा देखने को मिला, जहां चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है। अब इसकी तस्वीर भी आप देखिए। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मां शिप्रा की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने पूर्ण उत्साह और भक्तिभाव के साथ यात्रा निकाली। इस मौके पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई। धार्मिक माहौल और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मां शिप्रा से आशीर्वाद लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत शामिल हुए। तो भव्य चुनरी यात्रा के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय नौसेना बैंड सिम्फनी के आयोजन में भी शामिल हुए। गंगा दशहरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अद्भुत रूप में मन रहा है। हमारे बीच नेवी का बैंड बॉम्बे से चल करके मां शिप्रा के किनारे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आज 2 दिन की परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ मां शिप्रा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए मां को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारतीय नौसेना बैंड सिम्फनी के आयोजन में भी शामिल हुए। मनमोहक प्रस्तुतियां बैंड ने भी दी है, वो तस्वीर भी आप देखेंगे थोड़ी देर में। इधर जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिप्रा नदी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जल गंगा संवर्धन अभियान में मुख्यमंत्री शामिल हुए और उद्देश्य इसका था शिप्रा नदी और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। आदरणीय श्री राम तिवारी जी, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित स्वस्ते नखा व्यसभावेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो आरिष्ठाने में स्वस्ते न बृहस्पतिर्दधातु चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सोत्तरार्ध्वा यश्च पराणश्च मुखार्। हमारी सरकार भी पूरे देश के अंदर गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक 10,000 करोड़ से ज्यादा गांव के अलग अलग काम, चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का लोकार्पण दिल्ली स्थित पूसा भवन में हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा इन्होंने तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।